तो जैसे ही अर्थक्वेक हुआ मेरे भी मन में यही बात आई थी, और बाद में मैं जब देखने लगा तो बहुत सारे लोग गूगल पे तो ढूंढना आजकल मुश्किल है क्योंकि गूगल भी मैनेज है बाय दीज वेरी पीपल, मगर जब ढूंढोगे तो बहुत सारी बातें मिल जाती है। उसमें एक किताब लिखी है जेरी स्मिथ करके, जो एक एंटी हार्प एक्टिविस्ट है और वो एक बहुत बड़े लेखक भी है। इन्होंने कहा कि हार्प द अल्टीमेट वेपन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, and he warns many atmospheric scientists working on the secretive military project might be unaware of HARP's great potential। मतलब इसकी एक किताब है जेरी स्मिथ की ये पूरे मुद्दे को लेकर, ऑन हार्प द अल्टीमेट वेपन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। मगर उसमें जेरी स्मिथ ये भी बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की अलग अलग टीम होती है, वो शायद साइंटिस्ट को पूरा क्या हार्प पूरी टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होगा, क्या होगा, उनको शायद पता नहीं होगा। मगर मैं चाहता हूं कि आपके जो दर्शक है वो ठीक से वीडियो देख ले जिसमें आपने चलाई है, जिसमें क्या क्या मेडल मॉडिफिकेशन, क्या क्या लाइट्स, क्योंकि तुर्की में भी एक लाल कलर का अजीबो गरीब क्लाउड फॉर्मेशन जो रिंग फॉर्मेशन था वो भी आया था आकाश में, जिस खबर को दबाई गई, मगर लोगों ने उसको मोबाइल से अपने अपने उतारा, बहुत सारे वो बाद में फैला, जिसको आज भी फैक्ट चेकर डिनाई कर रहे हैं। मगर ये वेदर मॉडिफिकेशन जिसके कोई भी देश इसका विक्टिम हो सकता है, ये आज एक रियलिटी बन चुकी है। इसकी जो ब्रेन है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप बताएं कि मैं वो स्लाइड भी उनको दिखाऊं कि हार्प टेक्नोलॉजी है क्या और यस क्यों। यस यस। ये एक प्रकार से, हालांकि कोई भी टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन होता है उसके पीछे की कहानी ये होती है कि हम मानवता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे पहुंचाएं और उसके हित के लिए काम कैसे करें। वो बेसिक आइडिया तो यही होता है। और ये अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज हार्प टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1990 के आसपास ये काम करना शुरू किया था, और जिसको आपने बताया है कि द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम or HARP is a scientific endeavor aimed at studying the properties and behavior of the ionosphere. The ionosphere stretches roughly 50 to 400 miles. अब ये अलग अलग बात कह रहे हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि 80 किलोमीटर है, और कुछ लोग कहते हैं कि 48 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक का ये जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर जो एक परत है जो धरती से या समुद्र तल से जो आसमान में जो आयनोस्फेयर जिसको कहते हैं आप, वो वहां जब सूरज की किरणें आती हैं सूर्य की, तो उस आयनोस्फेयर में ही वो तब्दीली करता है, और वहीं वो तब्दील होता है जहां से गर्मी होना शुरू होती है, ठंड होना शुरू होती है, बरसात होना शुरू होती है, बादल बनने लगते हैं। और वही वो जो थ्रेशोल्ड है, आयनोस्फेयर जो है, वहीं से वो किरणें बदलाव करती हैं, जिससे मौसम में बदलाव होते हैं। तो वैज्ञानिकों को लगा कि अगर हम अपने हिसाब से मौसम में बदलाव करने लगें तो मानवता को बहुत लाभ होगा इससे। हम कहीं जहां चाहेंगे, जहां गर्मी होती है वहां ठंड का वातावरण बना सकते हैं, जहां ठंडी होती है वहां गर्म का वातावरण बना सकते हैं, जहां बारिश नहीं हो रही है वहां बारिश करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करवा सकते हैं, और जहां पानी नहीं है वहां हम पानी मुहैया करवा सकते हैं। तो ये एक विचार तो बड़ा अच्छा था। ये एक वेव होता है, वो वेव क्रिएट करके आयनोस्फेयर में, और अलग अलग टावर क्रिएट करके उसको रेडिएशन आप तैयार करते हैं, और उसके बाद आयोनाइज्ड करते हैं उनको, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आप ज्यादा से ज्यादा डेसिमेट करते हैं। तो आयोनाइज करके इस आयनोस्फेयर में जाकर के वहां से फिर आप आर्टिफिशियल बादल, पानी, अब इसकी कैपेसिटी तो यहां तक है फिरोज भाई कि आप बाढ़ ला सकते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से बाढ़ ला सकते हैं, और हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत मैसिव कंपन करा सकते हैं, मैसिव कंपन, शॉक दे सकते हैं बहुत बड़ा। और इसीलिए लोगों में यह चर्चा हो रही है कि ये जो शॉक है, अभी जो ट्रिमर आया तुर्की में और सीरिया में, उसके पीछे कहीं ये टेक्नोलॉजी का तो रोल नहीं है, कोई प्ले तो नहीं कर रहा है। अब ये हो सकता है कि अनइंटेंडेड हो, किसी का इंटेंशन नहीं हो और वो करना चाह रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सीरियस सवाल उठ गया है
कि हार्प टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं फिरोज भाई कि कोई आखिर क्यों करेगा, भूकंप क्यों लाएगा, उनको क्या मिलेगा? ये एक जनरल सा सवाल मिलता है कि वो भूकंप लाना क्यों चाहता है। किसी की मौत से कौन सा ग्रुप है जो खुश होता है, और उसकी इस खुशी में उसको आखिरकार मिलता क्या है? सिर्फ खुशी मिलती है, वो चाहता क्या है? जी, मैं इसमें और एक किताब का जिक्र करूंगा, प्लैनेट अर्थ द लेटेस्ट वेपन ऑफ वॉर बाय रोजली बर्टेल, जो एक रिनाउंड साइंटिस्ट और एक न्यूक्लियर एक्टिविस्ट है। वो बोलते हैं कि इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एक्सप्लोसिव एंड अदर इफेक्ट्स सच एज अर्थक्वेक्स, induction across intercontinental distances to any selected targeted site on the globe with force levels equivalent to a nuclear explosion. ठीक है, अभी बात आपकी बात सही आपने बोली कि कोई क्यों चाहेगा कि इतने लोग मरे और इतने इंसानियत को नुकसान हो। ये वही लोग हैं जो वॉर्स करवाते हैं ताकि उनके हथियार बिके। ये वही लोग हैं जो किसानों को मरवाते हैं ताकि फैमिन आए। ये वही लोग हैं जो किसानों की जमीनें खरीद रहे ताकि जो प्रोडक्शन हो और जो उसका जो ग्रैनरीज में जो उनके खजानों में जाए। ये वही लोग हैं जो बड़े पैमाने पे डीपॉपुलेशन एजेंडा लाना चाहते हैं इंसानों को मारने के लिए, क्योंकि वो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पे जो था कि 8 बिलियन पॉपुलेशन में से वो लोग 7 बिलियन को मारना चाहते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि आप जितना केओस फैलाओगे दुनिया में, और अर्थक्वेक्स के पीछे क्या आएगा, क्लाइमेटिक चेंजेस, अर्थ वार्मिंग वगैरह वगैरह, तो उनका बोलना है कि क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है तो ग्लोबल गवर्नमेंट का सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल गवर्नमेंट, तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइए और लोग खुद भीख मांगेंगे कि भाई इतना केओस फैल चुका है, इतने अर्थक्वेक्स, इतने फ्लड्स, इतने वॉर्स हो रहे हैं, इसका कोई ना कोई आप सॉल्यूशन लाइए जिसका मतलब नेशन स्टेट्स की के कंट्रोल्स कम हो जाएंगे और एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो आज अपने सदगुरु और क्लॉस श्वाब की जो बात बताई है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इनके माध्यम से वो लोग लाने की कोई कोशिश करें।